नमस्कार बच्चों मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपना जो प्रतिदिन का कार्य है वो साथ साथ राइट भी कर रहे होंगे और उसको लर्न भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम डेज आने वाले हैं। आपके नेक्स्ट मंथ अक्टूबर जो मंथ है आपका, उसमें आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम हैं और आपने उसमें अपनी तैयारी साथ साथ करते रहनी है बेटे। और जिन बच्चों की नोटबुक अभी तक कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ वो अपने फ्रेंड से लेके या अपनी ऐप में से देख के उसको कंप्लीट करो बच्चे, और साथ साथ उस वर्क को लर्न भी करते रहो, क्योंकि आपने अच्छे अपने अंक लेने हैं ना और अच्छी पोजीशन लेनी है, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करो। और जो आपकी हर ट्यूसडे को जूम मीटिंग होती है उसको भी आप अटेंड किया करो। उसमें आपकी अटेंडेंस होती है और वो आपकी एग्ज़ाम्स में ऐड होती है और उसके भी अंक दिए जाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इन सब बातों पे गौर करो। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में लेसन 11 पढ़ेंगे, यानी कि पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है समास। आपने जैसे कि पीछे भी क्लासेस में पढ़ा होगा समास के बारे में, 5th में भी। तो आज हम यानी कि पढ़ेंगे समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना अथवा छोटा करना, ठीक है। एक उदाहरण देखिए, जैसे कि यह क्षेत्र क्रीड़ा के लिए है, यह क्रीड़ा क्षेत्र है। अब इस पिक्चर में देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं ना, क्रीड़ा कर रहे हैं एक मैदान में। तो क्षेत्र क्रीड़ा के लिए को बिना उसका अर्थ बिगाड़े संक्षिप्त कर दिया गया है। संक्षिप्त करने की इस विधि को समास कहते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र संक्षिप्त पद है, इसे समास की भाषा में समस्त पद कहते हैं। जो शब्द बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद, जो संक्षिप्त करके उसको हम समस्त पद कहते हैं। यदि इस समस्त पद को तोड़कर फिर से क्रीड़ा के लिए क्षेत्र कर दिया जाए तो इसे समास विग्रह कहते हैं। यानी कि ये देखो, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, ये क्या बन गया, समास विग्रह बन गया। और जो क्रीड़ा क्षेत्र है, एक वर्ड में ये देखो आंसर है, ये हमारा समस्त पद है। इसे समास विग्रह या विग्रह कहते हैं। अतः स्पष्ट हुआ कि दो या अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे दादा और दादी, यानी कि दादा दादी। ये देखो पिक्चर में दिखा रखा है ना, दादा दादी। आपके भी जैसे दादा दादी जी होते हैं, नाना नानी जी होते हैं, ऐसे दादा दादी जी का उदाहरण दे रखा है। इसमें 2 पद हैं, दादा नंबर 2 दादी। दादा पहले आया है, यह पूर्व पद है। दादी बाद में आया है, यह आपका उत्तर पद है। अब क्या है, समास के भेद। अब हम समास के भेद पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के हैं। समास हमारे 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, मीन्स कोई विशेष ही होता है इसमें। पहला उदाहरण देखेंगे, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का भाव का समस्त पद भी अव्यय मीन्स अधिकारी की तरह काम करता। कुछ उदाहरण देखिए बच्चे, जैसे कि आपको ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण दे रखे हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो, जहाँ तक संभव हो। आजीवन, जीवन भर। प्रतिक्षण, हर क्षण। बेखटके, बिना खटके के। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आजीवन, जीवन भर, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रत्येक, एक एक। ये सारे किसके उदाहरण हैं, आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब आपका नंबर 2 समास है तत्पुरुष समास, यानी कि तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसे बनाते समय शब्दों के बीच के कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं, जैसे कि आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ये सारे के लिए है ना, ये कारक चिन्ह लगे हुए हैं बेटा बीच में।
जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है। ये कारक चिन्ह जो लगा होता है, जैसे अगर कर्म है कर्म को, तो वो आपका कर्म तत्पुरुष बन जाएगा। अब जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको, तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्ह मीन्स विभक्ति के लिए विभक्ति के लोप होने के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, पहले हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। इस तत्पुरुष में कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है। सॉरी बेटा, यानी कि लोप होने के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है वो है को। इस तत्पुरुष में कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है, यानी कि इसमें क्या है, विग्रह करने पर को विभक्ति चिन्ह आएगा। जैसे स्वर्गगामी, स्वर्ग को जाने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। अब ये देखो आपको को चिन्ह आ रहे हैं इसमें, ये आपके कौन सा बन गया, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है विग्रह करने पर। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। या मन चाहा, मन से चाहा हुआ। इसमें आपका कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। नंबर 3 आपका समास है, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे कि यज्ञ भूमि, यज्ञ के लिए भूमि। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। डाकघर, डाक के लिए घर। अब विग्रह करने पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, के लिए। अब इसमें कौन सा समास है, सभी में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला है अपादान तत्पुरुष। ये तत्पुरुष के सारे भेद हैं। इस तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के भाव का लोप हो जाता है, वो अपादान तत्पुरुष समास है। जैसे कि धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। राह भ्रष्ट, राह से भ्रष्ट। अब नंबर 5 है आपका संबंध तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे विग्रह करने पर सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र। राजमहल, राजा का महल। करोड़पति, करोड़ का पति। अब इसमें का आपकी विभक्ति का लोप हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है। जैसे कि शोक गमन, शोक में मगन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आगे है आपका वनवास, वन में वास। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसमें क्या है आपका में या पर विभक्ति का लोप हो रहा है, या आपका क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद निम्नलिखित हैं। नन्य तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु समास। ठीक है, यानी कि कर्मधारय समास, नन्य समास। अब देखो पहला है नन्य तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में ए अथवा अन का प्रयोग नहीं के अर्थ में हो, उसे नन्य तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि अभाव, नहीं, इसमें नहीं का लोप होता है। अन्य उदाहरण है जैसे कि अनचाहा, ठीक है, न चाहा। अनाथ, नैनाथ। असत्य, न सत्य। आगे है आपका कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में पहला खंड विशेषण और दूसरा खंड विशेष्य हो, अथवा पहला खंड उपमेय और दूसरा उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि विशेषण और विशेष्य की बात चल रही हो, वो आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास, या उपमेय या उपमान का लोप हो। अब कुछ उदाहरण है इसके, जैसे नील गगन, नीला गगन। आपको एक बात बताता हूँ, जो कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है लगभग एक जैसे होते हैं। इन दोनों में एक जैसे ही उदाहरण आते हैं, लेकिन इनका विग्रह करने पर थोड़ा चेंज हो जाता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की बात करते हैं
और बहुव्रीहि समास में आपके यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति उसमें कोई विशेष होता है। ठीक है बेटे, इतना ध्यान रखना। अब है जैसे कि नील गगन, नील गगन, चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, कलमुख, कमल जैसा मुख, और कमल नयन, कमल जैसे नयन। अब इसमें विशेषण विशेष्य है, उपमेय उपमान की बात हो रही है, तो ये आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला है हमारा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास क्या है? जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद समूहवाचक बन जाएं, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समार। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है ना, चौ, चौ का मतलब क्या है? चार। किसकी बात हो रही है? संख्यावाची शब्द की बात हो रही है, जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, वो हमारा द्विगु समास होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण है, चौमासा, चार मासों का समूह, पंचकोण, पांच कोणों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, अठन्नी, आठ आनों का समूह। अब आपने देखा है इन सारे एग्जाम्पल्स में किसकी बात हो रही है? यानी कि संख्यावाची की बात हो रही है। तो पहला शब्द संख्यावाची है, तो इसलिए आपका द्विगु समास है, ये आपकी निशानी है। जैसे कि अब हम करें पंचवटी, पांच वटों का समूह। ठीक है, चार पाई, चार पैरों वाला, यानी चार पैरों का समाहार। तो ये सारे क्या हैं? जिसमें संख्यावाची शब्द आए वो आपका क्या होता है? द्विगु समास होता है। तीसरा समास है अब हमारा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान या प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण, रात दिन, विग्रह करने पाएगा रात और दिन। अब इसमें ध्यान रखना, रात दिन, इसमें योजक चिन्ह आता है द्वंद्व समास में बीच में, और दोनों पद प्रधान होते हैं। ये निशानी है, योजक चिन्ह आए वो आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। यहाँ रात और दिन दोनों प्रधान पद हैं। समास होने पर बीच के योजक और का लोप हो जाता है। कुछ अन्य उदाहरण इसके दे रखे हैं आपको, जैसे कि है लाभ हानि, लाभ और हानि, अंजल, अन्न और जल, उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, यश अपयश, यश और अपयश। जैसे कि भाई बहन, भाई और बहन, दाल चावल, दाल और चावल, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। ये सब किसके उदाहरण है? आपके द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह लगे और दोनों पद प्रधान हो, वो आपका कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब हम करते हैं बहुव्रीहि समास की बात। ठीक है, कि बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास में दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तीसरा पद यानी कि कोई विशेष होता है, तीसरा व्यक्ति, कोई पर्सन, वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण दे रखा है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। अब कृष्ण क्या है? इसमें तीसरा व्यक्ति है, अब ये क्या है? विशेष है, इसीलिए क्या है? इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। जैसे कि यहाँ न चक्र प्रमुख है, ना धर प्रमुख है, ना ही चक्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, यहाँ भगवान कृष्ण की ओर संकेत है। इसीलिए अन्य उदाहरण देखिए आप, जैसे कि है गजानन। ठीक है, गज के समान आनन वाला, किसके लिए यूज हो रहा है? गणेश के लिए। अब इसमें विशेष कौन है? गणेश जी हैं। फिर आपका पंकज, पंख में उत्पन्न हुआ, किसके लिए यूज हो रहा है? कमल के लिए। विशेष कौन है? कमल। चतुरानन, चार मुखों वाला, मीन्स ब्रह्मा के लिए यूज हो रहा है, तीसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी हैं इसमें। एक दंत, एक दांत वाला, मीन्स गणेश, गणेश जी के लिए हो रहा है। गोपाल, गांव का पालक कृष्ण। मृग नयनी, मृग जैसे नयनों वाली विशेष स्त्री। अब इसमें गणेश, कमल, ब्रह्मा, गणेश, कृष्ण, विशेष स्त्री। अभी किसी विशेष चीज की बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपका इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर अब है कि कर्मधारय समास, मैंने आपको पहले बताया था, ये दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण या उपमान का काम करता है, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि उदाहरण है महावीर, महान वीर, कर्मधारय यानी कि विग्रह है इसका। महान विशेषण है वीर का, यानी कि विशेषण और विशेष्य की बात करी जा रही है। महावीर
महान वीर है जो मीन्स बहुव्रीहि समास है। यहाँ जो अथवा हनुमान की ओर संकेत है, किसी तीसरे पर्सन की ओर संकेत है, तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है। अब आपको नेक्स्ट कहते हैं बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यात्मक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, संख्यावाची होता है, वह दूसरे पद का विशेषण होता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि उदाहरण आपको दे रखा है, त्रिनेत्र, तीन नेत्र कर्मधारी है, यहाँ तीन विशेषण है नेत्र का, और त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाला, मीन्स यहाँ बहुव्रीहि समास है। यहाँ वाला अर्थात शिवाजी की ओर संकेत है, भगवान शिव की ओर, तीसरे पर्सन की ओर, तीसरे व्यक्ति की ओर, तो वह हमारा क्या है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अब जो हमने इस लेसन में रीडिंग करी है उसके कुछ बिंदु हैं। दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने को समास कहते हैं। शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को समस्त पद कहते हैं, जो एक वर्ड में होता है। समस्त पद को तोड़कर उसके मूल रूप में लिखने को विग्रह कहते हैं। समास के लिए कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। अगला है आपका समास चार प्रकार के हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब है द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो बच्चों मैंने आपको समास का टॉपिक पूरा करवा दिया है, आपने इसे अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़ोगे तो ही समझ आएंगे। ये आपके जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपने रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करने हैं। मैं इसकी नेक्स्ट डे आपको PDF भेजूंगी, आपने उसमें से देखकर इसको फेयर नोटबुक पर फेयर करना है। और ये आपकी देखो एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों पेजों पे देखो आप, ये जो आपनी एक्सरसाइज है आपने इसे क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक पर अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस पर लिखना है। फिर मैं जब PDF भेजूंगी आपने उसमें से चेक करके जो सही आंसर आएंगे वो आपने इसमें बुक में फेयर करने हैं, राइट भी करने हैं, राइट करने हैं, साथ में लर्न करने हैं। आज मैं आपको सेकंड लेटर करवाने जा रही हूँ, ठीक है। अब आप पहला लेटर मैंने पहले वाली वीडियो में करवा दिया है, इस आपके सिलेबस में 3 लेटर हैं, आज मैं आपको सेकंड लेटर करवाऊंगी, वो आपने सिर्फ लर्न करना है बेटा, नोटबुक में राइट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपका बुक में ही है, आप बुक में से ही उसको लर्न करोगे। अब आपका हम लेटर स्टार्ट करते हैं। आपकी विज्ञान में गहरी रुचि है, प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का सुझाव हो। देखो पहले हम लिखेंगे सेवा में, या श्रीमती मुख्याध्यापिका जी आपके स्कूल की मैडम है, या प्राचार्य महोदया, सर है तो प्राचार्य महोदय, अगर मैडम है तो प्राचार्य आ जाएगा या महोदया आ जाएगा। आपके स्कूल का नेम विश्वास नवशादा पब्लिक स्कूल, कहाँ है, भुना में। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे, ठीक है, विज्ञान प्रदर्शनी लगाने के विषय में। अब यहाँ पे सर हैं तो श्रीमान जी, मैडम है तो श्रीमती जी, अगर प्रधानाचार्य आप कुछ कर रहे हो तो उसके साथ यहाँ क्या आ जाएगा, महोदया जी। जैसे कि है स्विन्य निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 7वीं B का छात्र हूँ, लड़कियाँ लिखेंगे 7वीं B की छात्रा हूँ, मेरे विज्ञान के नए प्रयोगों में गहरी रुचि है। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे अन्य साथी भी विज्ञान के रहस्यों में बहुत रुचि लेते हैं। लड़कियाँ अपने तरीके से लिखेंगे लेती हूँ, लड़के अपने से यानी कि लेते हैं। यदि हमें अपने ही विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने का अवसर मिले तो हम उसे सफल बनाने में भी जी जान लगा देंगे। हम स्वयं तो नई नई चीज़ें सीखेंगे ही, औरों के अनुभवों का भी लाभ उठाएंगे। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका शिष्य, लड़के लिखेंगे आपका शिष्य मीन्स आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और अपना अपना नाम, ठीक है, जो आपका नाम है वो, और फिर है रोल नंबर आपका जो भी है क्लास है वो, और जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का। तो बच्चों मैंने आपको ये लेटर करवा दिया है, आपने सिर्फ इसको लर्न करना है। धन्यवाद।